YouTube के सभी दर्शकों एवं प्यारे बच्चों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण से दूसरा पाठ वर्ण व्यवस्था के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में भाषा की प्रकृति और प्रयोजन के विषय में पढ़ा था, भाषा की व्यवस्था और व्याकरण के विषय में पढ़ा था तथा इसके साथ हिंदी भाषा और उसकी बोलियों के विषय में भी पढ़ा था और हिंदी भाषा का मानक रूप जाना था। आज की इस वीडियो में हम वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण विचार और उच्चारण। इसे देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इन वर्णों के सहयोग से शब्दों का निर्माण होता है। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है, क्योंकि वर्ण ध्वनियों के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को दो वर्गों में बांटा गया है, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वर के विषय में जान लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर पूर्णतया स्वतंत्र है। हिंदी में स्वर इस प्रकार से है: अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। री का उच्चारण सामान्यतः री के रूप में व्यंजनवत ही होता है। अन्य स्वरों के समान री की मात्रा भी होती है अतः उसे स्वरों में गिना जाता है। री का प्रयोग केवल तत्सम अर्थात संस्कृत शब्दों में होता है, जैसे ऋण, ऋषि, ऋतु आदि। देवनागरी वर्णों में अंग और अह को स्वरों के साथ लिखा जाता है, परंतु वास्तव में अंग अर्थात अनुस्वार और अह अर्थात विसर्ग है। स्वर के बाद ही इनका प्रयोग होता है, जैसे अंक, अतः, प्रायः इत्यादि। प्रायः विसर्ग का प्रयोग हिंदी में प्रचलित संस्कृत शब्दों में ही होता है। तो चलिए अब स्वर के भेदों के विषय में जान लेते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर। अ, इ, उ, री ह्रस्व स्वर है तथा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर है। उच्चारण की दृष्टि से ह्रस्व और दीर्घ का अंतर महत्वपूर्ण है। ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ अथवा दीर्घ के स्थान पर ह्रस्व का उच्चारण करने तथा लिखने से अर्थ में भेद हो जाता है। जैसे अ से कम बनेगा, आ की मात्रा लग जाएगी तो काम। अ से कल और आ से काल, अ से वन और आ से बान। उस तरह ई और ई से, छोटी ई से दिन और बड़ी ई से दीन। छोटी ई से पिटना और बड़ी ई से पीटना। छोटी ई से मिल और बड़ी ई से मील। ऊ और ऊ का अंतर देख लेते हैं। छोटे ऊ से कुल और बड़े ऊ से कूल। छोटे ऊ से सुत और बड़े ऊ से सूत। छोटे ऊ से लुटना और बड़े ऊ से लूटना। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि कम का अर्थ होता है कम मात्रा, या काम का अर्थ होता है कोई भी कार्य। कल का अर्थ होता है आगे आने वाला कल और काल का अर्थ होता है समय। इसी प्रकार पिटना का अर्थ होता है स्वयं पिटना और पीटना का अर्थ होता है दूसरों को पीटना। इसी प्रकार आप अन्य भी देख सकते हैं। आगे देखिए स्वरों की मात्रा। व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में मिला होता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर की मात्रा नीचे दी जा रही है, इसे आप देख सकते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी मात्राएं नीचे आपको दी गई है। आपने ध्यान दिया होगा कि इस चार्ट में हमने अ को शामिल नहीं किया है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ स्वर व्यंजन में ही मिला रहता है, जैसे क जमा अ बन जाता है हमारे पास क, ख जमा अ हमारे पास बनेगा ख इत्यादि। इसी प्रकार सभी व्यंजनों में अ स्वतः ही शामिल होता है। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न बनेगा हमारा, वर्ण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है क्योंकि वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है। वर्ण ध्वनियों के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। इन्हीं वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं अथवा वर्णों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर होगा, उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को 2 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर
और नंबर 2 व्यंजन। तीसरा प्रश्न हमारे पास बनेगा, स्वर किसे कहते हैं, परिभाषा लिखो। तो इसका उत्तर होगा, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर पूर्णतया स्वतंत्र है। चौथा प्रश्न बनेगा, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर होगा, ह्रस्व स्वर अ, इ, उ, री तथा दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से आप ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बीच में अंतर समझ सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर के अंतर को उदाहरण से समझाइए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उच्चारण की दृष्टि से ह्रस्व और दीर्घ का अंतर महत्वपूर्ण है। ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ अथवा दीर्घ के स्थान पर ह्रस्व का उच्चारण करने तथा लिखने से अर्थ में भेद हो जाता है। ये मैंने अर्थभेद आपको पहले भी बताए, इनमें आप देख सकते हैं। अ के प्रयोग से कम बनेगा, आ के प्रयोग से काम बनेगा। कम का अर्थ होता है थोड़ा, काम का अर्थ होता है कार्य। अ के प्रयोग से कल बनेगा, कल का अर्थ होता है आगे आने वाला कल या पिछला कल, और काल का अर्थ होता है समय। उसी प्रकार दिन का अर्थ होता है दिन का समय, और दीन का अर्थ होता है दीनहीन। पिटना का अर्थ होता है किसी दूसरे से स्वयं पिटना, और पीटना का अर्थ होता है स्वयं किसी और को पीटना। कुल का अर्थ होता है जोड़, और कुल का अर्थ होता है वंश। इसी प्रकार सूत होता है पुत्र, और सूत होता है धागा। इसी प्रकार आप अन्य को भी अर्थ के साथ समझ सकते हैं। तो छठा प्रश्न है हमारे पास, मात्रा या स्वर की मात्रा से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर होगा, व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में मिला होता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर की मात्रा नीचे दी जा रही है, इसे भी आप इस तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पे आ, इ, ई, उ, ओ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, इनकी मात्राओं को आप इस तालिका में देख सकते हैं। जैसे आ की मात्रा के लिए खड़ी पाई, छोटी ई की मात्रा के लिए लेफ़्ट से राइट की तरफ को आपने मात्रा लगानी है, और बड़ी ई के लिए राइट से लेफ़्ट की तरफ। इस तरह से आप सबकी मात्राओं को देख लेंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि इस चार्ट में हमने अ को शामिल नहीं किया है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ स्वर व्यंजन में ही मिला रहता है, जैसे क जमा अ बराबर है क। उम्मीद है इस वीडियो में आपने वर्ण, स्वर तथा स्वर की मात्रा के विषय में सीख लिया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।